बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को मॉडल एक्टिविटी टास्क पार्ट 3 क्लास 9 के लिए बनाया हूं, जो कि भूगोल विषय पर है। इस एक्टिविटी टास्क को ठीक से आप लोग देखिए, क्योंकि मैं इसे आप लोगों को समझाऊंगा, इसका उत्तर का भी हिंट्स दूंगा, लेकिन पूरी तरह से उत्तर नहीं बताऊंगा। तो हम लोग शुरू करते हैं आज के एक्टिविटी टास्क पर। पहला प्रश्न है 1.1, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इज, अर्थात अक्षांश की प्रधान विशेषताओं में से एक विशेषता। 4 विशेषताएं दी गई हैं, उन चारों में से कोई एक सटीक है। तो वो 4 विशेषताएं हैं: द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इज 0 डिग्री, अर्थात सर्वोच्च अक्षांश रेखा का मान 0 डिग्री है। दूसरा है ईच पैरेलल इज ए ग्रेट सर्कल, अर्थात प्रत्येक अक्षांश रेखा एक महावृत्त है। तीसरा है ईच पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि प्रत्येक अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं। और चौथा है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच पैरेलल इज द सेम, अर्थात प्रत्येक अक्षांश रेखा की परिधि समान होती है। तो देखते हैं इसमें से चारों में से कौन सही है। हम वीडियो को आगे देखते हैं। इस चित्र में देखिए, यहाँ पर अक्षांश रेखाओं का मान दिया गया है 0, 30, 60, 90, यानी कि सर्वोच्च मान 0 है या 90 है, ये तो आप खुद डिसाइड कीजिए, उत्तर मैं नहीं बताऊंगा। दूसरा है कि प्रत्येक अक्षांश रेखा एक महावृत्त है। तो जाहिर सी बात है कि जो इक्वेटर दिया हुआ है वो थोड़ा लंबा है। 30 वाला देखिए उससे छोटा है, 60 वाला उससे छोटा, 90 वाला बिंदु के रूप में है। तो क्या प्रत्येक अक्षांश रेखा एक महावृत्त हो सकता है? अब खुद समझिए। तीसरा है प्रत्येक अक्षांश रेखा एक दूसरे के समानांतर है। 0 डिग्री वाला देखिए, जो इक्वेटर लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखिए। उसके ऊपर की जितनी लाइनें पूरब से पश्चिम खींची गई हैं, सभी जगह की दूरी जो है एक बराबर ही नज़र आ रही है। तो शायद आप समझ गए हैं। अगला है प्रत्येक अक्षांश रेखा की परिधि समान होती है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं, वो छोटी होती चली जा रही है, तो परिधि समान होगी क्या? मुझे तो नहीं पता, आप समझ लीजिए। 1.2 है द लैंडफॉर्म दैट इज फॉर्म्ड बाय फिशर इरप्शन इज, अर्थात विवर उद्गार, यानी कि दरार से ज्वालामुखी उद्गार जहाँ से निकलता है उसके पास में बनने वाली भू आकृति। तो ऑप्शन दिया हुआ है ब्लॉक माउंटेन, लावा प्लेटू, इंटरमोंटे प्लेट्यू, वॉल्केनो। अब इन चारों में कौन सा सही होगा देखते हैं। पहला जो है ब्लॉक माउंटेन, अर्थात ब्लॉक पर्वत, तो इसका उत्थान होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में भू हलचल होने के कारण जब कोई भाग ऊपर उठ जाता है तो उससे ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। बी है लावा का पठार, अर्थात जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसका लावा निकलकर आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है और एक ऊंची भू आकृति का निर्माण करता है। तीसरा है इंटरमोंटे प्लेट्यू, अर्थात अंतः पर्वतीय पठार, अर्थात जब पर्वतों का उत्थान होता है तो उसके बीच की जो समतल भूमि होती है वो भी पर्वतों के साथ साथ ऊपर उठती चली जाती है, तो उसे हम लोग अंतः पर्वतीय पठार के नाम से जानते हैं। और चौथा है वॉल्केनो, अर्थात ज्वालामुखी, यानी कि ज्वालामुखी जो निकल रहा है वो। तो ये तो कोई स्थलाकृति नहीं हुई। अब बचा ये 3, ए, बी और सी। ए में ब्लॉक माउंटेन कैसे हुआ, बी में लावा का पठार यह कैसे हुआ, और सी में अंतर्पर्वतीय पठार ये कैसे हुआ। इन तीनों में आपको डिसाइड कर लेना है कि इसका उत्तर कौन सा होगा। आशा करते हैं कि आप इसका उत्तर समझ गए हैं। अगला प्रश्न है 1.3, चूज द करेक्ट पेयर, सही जोड़े चुने। इसका तो वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, तो इसको जो है हम डायरेक्ट आंसर ही आपको दिखाएंगे, लेकिन समझा कर दिखाएंगे। आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, दामोदर नदी
दामोदर रिवर। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। नॉर्थ माउंटेन रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, तो दामोदर नॉर्थ में नहीं है। फॉर अवे फ्रॉम सी, तो ये समुद्र से दूर भी बहुत नहीं है। उसके बाद है तीसरा पश्चिम बंगाल का पश्चिमी पठारी क्षेत्र, तो शायद ये हो सकता है। और चौथा सुंदरबन, तो ये भी जो है नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल का पश्चिमी पठारी क्षेत्र। दूसरा है कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट, कलिम्पोंग जिला, तो ये जाहिर सी बात है, आप सभी जानते हैं कि हमारे पश्चिम बंगाल का एकदम उत्तर पर्वतीय क्षेत्र पर जो है ये जिला है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है ये ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें, आप आसानी से इसको समझ जाएंगे। भारत की पोर्टजोल मिट्टी, तो जाहिर सी बात है कि पोर्टजोल मिट्टी जो है सागर तट के किनारे पाई जाती है, और सागर तट का जो क्षेत्र है वो इन चारों ऑप्शन में सुंदरबन ही नज़र आ रहा है। और चौथा है अल्पाइन वेजिटेशन, अल्पाइन वनस्पति, तो ये वनस्पति इन चारों ऑप्शन में से बचा है एक, समुद्र से बहुत दूर। तो जाहिर सी बात है कि अल्पाइन वनस्पति समुद्र से बहुत दूर ही पर्वतीय क्षेत्रों पर, जहाँ पर तापमान 0 डिग्री से कम होता है, वहीं पाई जाती है। एक्टिविटी टास्क का दूसरा प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स, अर्थात रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों में कीजिए। 3 प्रश्न हैं। इसका पहला है 2.1 मेरिडियंस इंटरसेक्ट द इक्वेटर एट डैश एंगल, खाली स्थान है। देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा को डैश कोण पर काटती हैं। तो आप लोग इस चित्र को देखिए, इस चित्र पर देखिए कि ये जो इक्वेटर लिखा हुआ है, इसके ऊपर उत्तर से दक्षिण जो रेखाएं आ रही हैं, ये रेखाएं जो काट रही हैं, ये कितने डिग्री का कोण बना रही हैं। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए हैं कि ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है। 2.2 प्रश्न है द लेयर ऑफ वेदर्ड एंड अनकंसोलिडेटेड रॉक डेब्रिज दैट कवर्स द बेड रॉक्स इज नोन एज, खाली स्थान है। अर्थात विखंडन के फलस्वरूप चट्टानें चूर्ण होकर मूल चट्टानों के ऊपर जो मलबे की परतों से ढकती है, खाली स्थान कहलाती है। आप लोगों को मालूम है कि जब चट्टानें टूट जाती हैं और टूटने के बाद वो वहीं बिखर जाती हैं, तो उसका परिवहन नहीं होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाती हैं और वहीं पर ढक उसी जगह पर रह जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं। आप लोग तो जानते हैं इस बात को कि जब चट्टानें टूट गईं, टूट करके चूर्ण हुई और चूर्ण होकर के वहीं बिखर गई, उस भाग को ढक दी, तो उसे हम लोग अपक्षय कहते हैं। अगला प्रश्न 2.3 ए पेरिनियल रिवर दैट फ्लोज थ्रू द दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट इज डैश, अर्थात दार्जिलिंग जिले से होकर बहने वाली एक सदाबहानी का नाम डैश है, खाली स्थान है। तो आप सभी जानते हैं कि दार्जिलिंग जिले से कौन सी नदी बह रही है। ध्यान से देखिए इस चित्र को। इस चित्र को देखने के बाद आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि दार्जिलिंग जिले से होकर कौन सी नदी गुजरती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 3, इसके भी 3 पार्ट हैं। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए, अर्थात आपको उत्तर कम से कम 2, 3, 4 लाइन में तो देना ही पड़ेगा। अच्छा देखते हैं, पहला क्वेश्चन है 3.1 एक्सप्लेन द रोल ऑफ एनिमल इन वेदरिंग एंड सुटेबल एग्जाम्पल्स, अर्थात उपयुक्त उदाहरणों के साथ अपक्षय में जीव जंतुओं की भूमिका की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो ये अपक्षय हो रहा है, अपक्षय की क्रिया हो रही है, उसमें जीव जंतुओं की क्या भूमिका है उसके बारे में जानना है। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत से जीव जंतु ऐसे हैं जो जमीन के नीचे रहना पसंद करते हैं, यानी कि गड्ढे को खोदते हैं। अर्थात जैसे कि लोमड़ी, गीदड़, चूहे, खरगोश और भी बहुत सारे अनगिनत कीड़े मकोड़े हैं जो भूमि को खोदकर रहने के लिए निवास स्थान बनाते हैं। तो जब ये भूमि को खोदते हैं तो भूमि की चट्टानें क्या होती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, और कमज़ोर होकर
ये टूटने फूटने लगती हैं और चट्टानों के इन्हीं टूटने फूटने की क्रिया को हम लोग अपक्षय के नाम से जानते हैं। और ये अपक्षय किसके द्वारा हुआ? जीव जंतुओं के द्वारा। तो इसलिए इसे हम लोग जीव जंतुओं द्वारा अपक्षय के नाम से जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 3.2 ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड लिव्स ऑन प्लेन्स, एक्सप्लेन द ज्योग्राफिकल रीजन। अर्थात दुनिया में बड़ी संख्या में लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं, भौगोलिक कारण स्पष्ट करें। तो देखिए, दुनिया में जितने भी लोग हैं वो मैदानी क्षेत्रों पे ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि मैदानी क्षेत्रों पर मानव की मूलभूत सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। भूमि समतल है तो कृषि कार्य करने में आसानी है। यहाँ पर पानी जो है आसानी से प्राप्त हो जाता है, कम गहराई में। यहाँ पर यातायात की सुविधा जो है बहुत कम खर्च में आसानी से सड़क बनाए जा सकते हैं और उद्योग धंधों का विकास भी इन्हीं क्षेत्रों पर अधिक होता है। हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला कि दुनिया में बड़ी संख्या में लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं, इसका भौगोलिक कारण कई हैं। पहला है कृषि का विकास। मैदानी क्षेत्र समतल होने के कारण लोग इस क्षेत्र पर कृषि करना पसंद करते हैं क्योंकि मैदानी क्षेत्र की जो मिट्टियाँ होती हैं वो नरम होती हैं, इसको खोदना आसान रहता है, ये उपजाऊ होती हैं, ये कृषि योग्य होती हैं, इसीलिए लोग इस पर कृषि करना चाहते हैं या करते हैं। दूसरा है पेयजल की प्राप्ति। तो कुएं और नहर आसानी से बनाए जा सकते हैं क्योंकि इसकी मिट्टियाँ मुलायम होती हैं। तो हम लोग इस मिट्टियों को आराम से खोद लेते हैं और कुएं को बना लेते हैं, नहरें निकाल लेते हैं ताकि नदियों का पानी दूर दूर तक आंतरिक भागों में हम प्रवेश कर सकें। और नहरों से जो है खेतों को जल पहुंचाया जाता है कृषि के लिए, उसे जो है पीने के काम में भी लगाया जाता है। तीसरा है इसका यातायात की सुविधा। तो देखिए, ये क्षेत्र मैदानी क्षेत्र समतल है। समतल होने के कारण यहाँ पर सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई अड्डा कम खर्च में आसानी से बनाया जाता है क्योंकि ये सब मार्ग जो हैं वो समतल भूमि पर ही आसानी से बन जाते हैं, इसलिए इनको बनाने में ज़्यादा खर्च नहीं होता है। और मैदानी क्षेत्रों पर नदियाँ भी जो हैं वो बहुत ही मंद गति से या स्थिर होकर बहती हैं, इसलिए मैदानी क्षेत्रों में जो नदियाँ हैं उसके ऊपर नाव की सुविधा चलाने की होती है। तो इसलिए ये क्षेत्र जो है जल यातायात के लिए भी अच्छा है, सुविधाजनक है। यही कारण है कि मैदानी क्षेत्रों पर सड़कों, रेल मार्गों का जाल बिछा होता है ताकि उसको बनाने में कम कठिनाई होती है या नहीं होती है कठिनाई। और हवाई अड्डे भी जो है समतल भूमि अगर है तो हवाई अड्डे भी आराम से बन जाते हैं वहाँ पर। तो कुल मिलाकर मैदानी क्षेत्रों पर यातायात की सुविधा बहुत अधिक देखने को मिलती है। अच्छा, चौथा पॉइंट है उद्योग धंधों का विकास। तो देखिए, मैदानी क्षेत्र में कृषि हो रही है तो कृषि से उत्पन्न बहुत सारे ऐसे अनाज हैं जो उद्योगों में इस्तेमाल होते हैं, जैसे गन्ना हुआ, जूट हुआ और भी तमाम चीज़ें हैं जिससे कि कल कारखानों में इस्तेमाल किए जाते हैं और उस बहुत सारे कल कारखाने इसी पर ही आधारित हैं। तो मैदानी क्षेत्रों पर इसलिए उद्योगों का विकास भी होता है ताकि कच्चे माल जो है वो आसानी से खेतों से मिल जाए। ठीक है, ये क्षेत्र समतल है इसलिए यातायात के साधनों की विकास अधिक है, इसलिए ये माल को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने ले जाने में क्या बोलते हैं कि बहुत कम खर्च लगता है। और ये क्षेत्र मैदानी होने के कारण और शहरी होने के कारण लोग गांव से इस तरफ आते हैं। यहाँ बहुत लोग मिल जाते हैं जो कि बहुत कम पैसे में मजदूरी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर सस्ते श्रमिकों की प्राप्ति भी हो जाती है, इसलिए उद्योगों का विकास यहाँ अधिक होता है। और जनसंख्या यहाँ इतनी अधिक हो जाती है कि उन कारखानों से बना हुआ माल जो है उसके लिए बाज़ार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
वो बाज़ार वहीं उपलब्ध हो जाता है और कारखानों से बना हुआ माल बाहर जब आता है तो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। और यही कारण है कि मैदानी क्षेत्रों पर उद्योग धंधों का खूब विकास हुआ है। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे इसका आंसर। और अंतिम प्रश्न है 3.4, हाउ डज मानसून अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ वेस्ट बंगाल? मानसून पश्चिम बंगाल की जलवायु को कैसे प्रभावित करती है? तो इसका उत्तर है, समझने का प्रयास कीजिए कि भारत में अन्य भागों की तरह पश्चिम बंगाल में भी दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं चलती हैं। यह हवाएं सागर से स्थल की ओर चलती हैं, जो कि गर्मी के महीनों में चलती हैं। यानी कि पश्चिम बंगाल में गर्मी में मानसून की जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो प्रवेश करती है। कब करती है? लगभग 15 जून के आसपास करती है और सितंबर तक रहती है। ये हवाएं पश्चिम बंगाल के दक्षिण में स्थित बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आती हैं, जो आर्द्र युक्त होती हैं, आर्द्रता से परिपूर्ण होती हैं। और ये आर्द्र हवाएं जब पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती हैं तो पश्चिम बंगाल के उत्तर में हिमालय है, वो इन हवाओं को रोकता है और इन हवाओं को रोककर पश्चिम बंगाल में वर्षा कराती है। इसे हम लोग मानसूनी हवाओं द्वारा वर्षा के नाम से भी जानते हैं। और उत्तर से दक्षिण की तरफ तथा पूरब से पश्चिम जाने पर वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है। यानी कि उत्तर में वर्षा कम है और दक्षिण में सागरीय तट के पास में वर्षा अधिक है, पूर्वी भाग में वर्षा अधिक है, जबकि पश्चिमी भाग में वर्षा कम है। क्योंकि हम जैसे जैसे सागर तट से दूर जाएंगे वर्षा की मात्रा कम होती चली जाएगी। और इस तरह से पश्चिम बंगाल में मानसूनी हवाएं वर्षा करती है। और जाड़े के मौसम में, ठंडे के समय में क्या होता है कि जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो स्थल से समुद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं। यानी कि पश्चिम बंगाल से बंगाल की खाड़ी की ओर हवाएं चलने लगती हैं। इसे हम लोग उत्तरी पूर्वी मानसून के नाम से भी जानते हैं। स्थल से हवा आने के कारण ये क्या होती है? शुष्क होती है, क्योंकि इसमें आर्द्रता नहीं होती है। और आर्द्रता नहीं होने के कारण ये वर्षा नहीं कराती हैं। और इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि मानसूनी हवाएं, चाहे वो प्रवेश करता हुआ मानसून हो चाहे लौटता हुआ मानसून हो, वो पश्चिम बंगाल को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। लौटता हुआ मानसून स्थल से सागर की ओर आ रही है तो ये हिमालय से या पर्वतीय क्षेत्र से पश्चिम बंगाल के मैदानी क्षेत्रों पर आती है। तो जाहिर सी बात है कि ठंडे क्षेत्र से ये हवा आएगी तो ये तापमान को कम कर देगी और पश्चिम बंगाल के मैदानी क्षेत्रों पर तापमान बहुत कम हो जाता है। तो ये रहा आपका एक्टिविटी टास्क। आशा करते हैं कि आप लोग अब उत्तर को अच्छी तरह से लिख पाएंगे। और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।